भारत में हम और आप जिस तरह से नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं और अपने भविष्य के लिए बचत करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। 21 नवंबर 2025 से देश में 4 नए लेबर कोड लागू हो गए हैं और इन्होंने पुराने बिखरे हुए 29 कानूनों की जगह ले ली है। सुनने में ये एक मामूली सरकारी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर देश के 40 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की जेब और जिंदगी पर सीधे पड़ने वाला है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। ये सिर्फ कानून में बदलाव नहीं है, ये भारत के वर्क कल्चर को आप कह सकते हैं नए सिरे से गढ़ने की एक कोशिश है। इन स्रोतों को देखने पर एक बुनियादी कश्मकश सामने आती है। क्या ये नियम कंपनियों को विकास के लिए खुली छूट दे रहे हैं या फिर कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल, और इसी कश्मकश को आज हम परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो सबको सबसे ज्यादा चुभता है, पैसा। मैंने सुना है कि इन नए नियमों के बाद महीने के आखिर में हमारे हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। क्या ये सच है? हाँ, ये संभव है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। नया नियम कहता है कि किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा उसकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। 50%? जी, पहले क्या होता था कि कंपनियां बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थीं, मान लीजिए 25 या 30%, और बाकी का जो हिस्सा था वो तमाम तरह के भत्तों यानी अलाउंसेस में दिखा देती थीं। अच्छा, ऐसा क्यों करती थी वो? ताकि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेजुटी में उनका योगदान कम रहे। ओह, तो अब सरकार ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन अगर मेरी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो ये तो अच्छी बात है ना? फिर टेक होम कम क्यों होगा? यहीं पर इसका पूरा गणित छिपा है। देखिए, आपका पीएफ आपकी बेसिक सैलरी पर कटता है, 12% आपका और 12% कंपनी का। तो जब आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 30% से बढ़कर 50% हो जाएगी, तो उस पर कटने वाला पीएफ का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा। आपकी सीटीसी तो उतनी ही है, तो जाहिर है कि ज्यादा पैसा पीएफ में जाने का मतलब है कि महीने के अंत में आपके बैंक अकाउंट में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। समझ गए, मतलब लॉन्ग टर्म गेन के लिए एक शॉर्ट टर्म पेन है, ऐसा समझे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म चुनौती है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये कोर्स भारत के वर्कफोर्स को सिर्फ जॉब सीकर से एसेट बिल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एसेट बिल्डर, ये दिलचस्प है। हाँ, आपका बढ़ा हुआ पीएफ और ग्रेच्युटी असल में आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ है। सरकार एक तरह से आपको मजबूर कर रही है कि आप भविष्य के लिए ज्यादा बचत करें। ये सोचने का एक नया नजरिया है। खैर, सैलरी की बात हो रही है तो एक और चीज है न्यूनतम वेतन। क्या अब पूरे देश में सबको एक जैसी मिनिमम सैलरी मिलेगी? एक जैसी नहीं, लेकिन एक आधार जरूर मिलेगा। केंद्र सरकार अब एक फ्लोर वेज तय करेगी, मतलब एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी की दर जिससे कम कोई भी राज्य अपनी मिनिमम वेज तय नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, ये उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जिन्हें बहुत कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन का वर्किंग वीक। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है। इसकी हकीकत क्या है? सपने के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। हाँ। पहली और सबसे जरूरी बात ये अनिवार्य नहीं है, एक विकल्प है। ओके, ऑप्शनल है। हाँ, इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों की आपसी सहमति चाहिए होगी। और दूसरी बात, हफ्ते में काम करने के कुल घंटे 48 ही रहेंगे। 48 घंटे? तो इसका मतलब हुआ कि अगर 4 दिन काम करना है तो हर रोज 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। बिल्कुल। दिन में 12 घंटे काम और बदले में 3 दिन की छुट्टी। रोज 12 घंटे, क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब कौन इंसान 12 घंटे तक पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकता है? इससे तो बर्नआउट का खतरा और बढ़ जाएगा। देखिए, ये हर इंडस्ट्री के लिए शायद नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर, कंसल्टिंग या क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में सोचिए, जहां काम प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। हाँ। वहां ये मॉडल बहुत सफल हो सकता है, खासकर जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ रहा है। कई लोगों के लिए 3 दिन की पूरी छुट्टी रोज 2-3 घंटे जल्दी घर जाने से ज्यादा कीमती हो सकती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देने वाला कदम है। पर मान लीजिए कोई कंपनी 12 घंटे की शिफ्ट लागू करती है और किसी से 13 या 14 घंटे काम करा लेती है, तब क्या होगा? तब ओवरटाइम देना होगा, और ओवरटाइम को लेकर नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। अच्छा,
कैसे? जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी से दिन में 8-9 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है तो उसे उस अतिरिक्त समय के लिए अपनी सामान्य वेतन दर के 2 गुने रेट से भुगतान करना होगा। 2 गुना? वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कंपनियां बेवजह मीटिंग्स में या फालतू कामों में कर्मचारियों का समय बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचेंगी। सीधा मतलब यही है। ये कंपनियों पर एक तरह का आर्थिक दबाव बनाता है कि वे काम को निर्धारित घंटों में ही पूरा कराएं और ये वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। तो काम के घंटों पर तो एक तरह की लगाम लग रही है, लेकिन उस पैसे का क्या जो हम सालों की मेहनत के बाद बचाते हैं? मैंने सुना है ग्रेचुइटी को लेकर जो 5 साल की जेल थी वो अब खत्म हो गई है। हाँ, जेल कहना शायद सही है। कई लोग सिर्फ ग्रेचुइटी के लिए एक ऐसी नौकरी में फंसे रहते थे जहां वे खुश नहीं थे। बिल्कुल। और आज के जमाने में कौन एक जगह 5 साल टिकता है? ये नियम तो पूरी तरह से आउटडेटेड था। सही बात है। इसीलिए अब इसे बदल दिया गया है। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने पर ही ग्रेचुइटी का अधिकार होगा। सिर्फ 1 साल? ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, ये आज की जॉब हॉपिंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी खबर है। और एक और बड़ा फायदा है, ग्रेचुइटी पर टैक्स छूट की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है? मेरा मतलब है गिग वर्कर्स से। ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला के लिए काम करने वाले लाखों लोग, उनका क्या होगा? यहीं पर इन कोर्ट्स का शायद सबसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहलू सामने आता है। भारत में पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर एक पहचान दी गई है। पहचान दी गई है मतलब? मतलब उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। अब तक वे किसी भी श्रम कानून के तहत नहीं आते थे। एक तरह से वे अदृश्य थे। ये तो बहुत बड़ा कदम है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई गिग वर्कर है, स्विगी के लिए डिलीवरी करता है। नए नियमों से पहले और बाद में उसकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा? देखिए, जो बड़ा बदलाव आएगा वो ये है कि अब उसे एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन मिलेगा जो आधार से लिंक होगा। उसे पीएफ, ईएसआईसी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम और मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए आर्थिक मदद मिलेगी। हाँ, और बुढ़ापे के लिए पेंशन भी जमा होगी। पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये कंपनियां तो उन्हें अपना कर्मचारी मानती ही नहीं। हाँ, सरकार ने इसका एक सीधा मॉडल बनाया है। इन कंपनियों, जिन्हें अब एग्रीगेटर कहा जाएगा, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा करना होगा। अच्छा। और ये पैसा सीधे इन लाखों गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा खातों में जाएगा। ये गिग इकोनॉमी को औपचारिक बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब तक की बातचीत में कर्मचारियों के लिए काफी कुछ अच्छा लग रहा है। पीएफ बढ़ रहा है, ग्रेचुइटी आसान हो गई है, गिग वर्कर्स को सुरक्षा मिल रही है, लेकिन कहीं तो कोई कांटा होगा। कंपनियों के लिए इसमें क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात भी तो थी। हाँ, और अब हम उस पहलू पर आते हैं जो इन कोर्ट्स को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है। छटनी यानी ले ऑफ और कंपनी बंद करने के नियमों को आसान बनाया गया है। आसान बनाया गया है मतलब? नए नियम के मुताबिक जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, वे अब सरकार से बिना पूछे छटनी कर सकती हैं या अपनी यूनिट बंद कर सकती हैं। 1 मिनट, क्या 300 तक? जी। पहले ये सीमा 100 थी, है ना? जी, पहले ये सीमा सिर्फ 100 कर्मचारियों तक थी। मतलब 300 लोगों की एक पूरी कंपनी बिना सरकारी इजाजत के रातों रात बंद हो सकती है। ये तो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? उनकी जॉब सिक्योरिटी का क्या? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है और इसी को लेकर श्रमिक संघों ने सबसे ज्यादा विरोध किया है। यहाँ हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। बताइए। कंपनियों और सरकार का तर्क है कि जब कंपनियों को बाजार के हिसाब से अपने वर्कफोर्स को घटाने बढ़ाने की आजादी होगी तो वे नई भर्तियां करने से डरेंगी नहीं। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इससे नौकरी की सुरक्षा लगभग खत्म हो जाएगी। ये तो हायर एंड फायर को बढ़ावा देने जैसा है। कुछ लोग ऐसा ही कह रहे हैं। हमारा काम यहाँ बस दोनों पक्षों की दलीलें सामने रखना है। ये इन कोर्ट्स के पीछे की मूल भावना को दिखाता है। एक तरफ कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करो और दूसरी तरफ कंपनियों को कामकाज में ज्यादा लचीलापन दो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक कर्मचारी के लिए इसका क्या मतलब है? संक्षेप में ये एक मिला-जुला पैकेज है। एक तरफ आपके रिटायरमेंट का फंड मजबूत हो रहा है, 1 साल में ग्रेचुइटी मिल रही है, न्यूनतम वेतन की गारंटी है और ओवर टाइम पर 2 गुना पैसा है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ हर महीने हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो सकता है और नौकरी की स्थिरता को लेकर कुछ नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। तो इन सब जानकारी के बाद हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक सीधी सादी सलाह, उन्हें अब तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी सलाह
जो इन स्रोतों ने भी ये ली है, जागरूक बनिए। अपनी कंपनी के एचआर विभाग से बात करें, अपनी नई सैलरी स्लिप को ध्यान से देखें, ये समझें कि आपका नया बेसिक पे कितना है और ये सुनिश्चित करें कि आपका पीएफ और ग्रेजुटी का योगदान नए नियमों के हिसाब से सही तरीके से हो रहा है या नहीं। मतलब जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये कानून कागज पर तो बहुत प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नियम कागज से उतरकर भारत की जमीनी हकीकत में काम कर पाएंगे, खासकर उस विशाल असंगठित क्षेत्र में जहां करोड़ों लोग काम करते हैं और जहां नियमों की निगरानी करना लगभग नामुमकिन है। क्या ये बदलाव सच में उन 40 करोड़ श्रमिकों की जिंदगी को छुएगा, या इसका फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसों में काम करने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगा? इस सवाल का जवाब ही इन कोर्ट्स का असली भविष्य तय करेगा।